हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं राममूर्ति। हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 12th के भौतिकी के 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज के उसी सीरीज़ को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हम अपनी इस सीरीज़ को क्वेश्चन नंबर 36 से। जैसा कि पहला प्रश्न कहता है, अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो इसका जवाब मैंने लिखा है, विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गमन करता है। इसे अनुगमन वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न यानी 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, बाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है? तो इसका आंसर हमने लिखा है, इस नियम से दो सदिश के सदिश गुणनफल की दिशा को निकालने के लिए सूत्र में आए पहले सदिश की दिशा में बाएं हाथ की 4 उंगली को रखा जाता है और अंगूठा को सूत्र में आए दूसरे सदिश की दिशा में घुमाया जाता है तो हथेली की दिशा सदिश गुणनफल की दिशा को बतलाता है। 38 नंबर प्रश्न कहता है, ऑरस्टेड के प्रयोग को लिखे। तो इसका आंसर हमने लिखा है, ऑरस्टेड ने पाया कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह चुंबकीय क्षेत्र तब तक रहता है जब तक कि तार से धारा प्रवाहित होती रहती है। धारा के इस प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है तथा इस प्रमेय को ऑरस्टेड का प्रयोग कहा जाता है। 39 नंबर प्रश्न कहता है, लॉरेंज बल या लॉरेंज संबंध क्या है? तो इसका आंसर हमने लिखा है कि अगर किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के सम्मिलित क्षेत्र में लाया जाता है तो आवेशित कण पर लगने वाला परिणामी बल विद्युतीय बल तथा विद्युतीय बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। 40 नंबर प्रश्न कहता है, बायो-सावर्ट नियम क्या है? तो इसका आंसर हमने लिखा है, बायो-सावर्ट तथा लैप्लेस ने धारावाही चालक के छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए नियम दिया, जिसे बायो-सावर्ट का नियम कहा जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, शक्ति गुणक को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हमने लिखा है, परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति तथा आभासी माध्य शक्ति के अनुपात को परिपथ की शक्ति गुणक कहते हैं। नोट में एक बात याद रखेंगे, शक्ति गुणक का मान LC तथा R पर निर्भर करता है। शक्ति गुणांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। 42 नंबर प्रश्न कहता है, वाटहीन धारा क्या है? तो इसका आंसर हमने लिखा है, वैसी धारा जिसके कारण प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में किसी शक्ति व्यय का मान शून्य होता है, वाटहीन धारा कहलाता है। 43 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हमने लिखा है, किसी परिपथ से प्रवाहित होने वाली वैसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। चौवालीस नंबर प्रश्न है, कहता है कि परिनालिका को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि सर्पिल के रूप में लपेटी गई तार को परिनालिका कहा जाता है। परिनालिका को विद्युतरोधी पाइप के ऊपर में तार को लपेट कर बनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये परिनालिका का फिगर है। इसमें एक विद्युतरोधी पाइप है, उसके ऊपर तार लपटा गया है।
परिनालिका की लंबाई परिनालिका की त्रिज्या की तुलना में ज़्यादा होती है। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि 1 एम्पियर की धारा वह अस्थायी धारा है जो हवा या निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे 2 समांतर तार के प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का बल लगाता है। 46 नंबर प्रश्न कहता है 46 नंबर प्रश्न की चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के समतल गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या को उस तल का चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। या कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए, या कह सकते हैं फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। क्या कह सकते हैं, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि जब किसी कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत के बीच में अपेक्षी गति की जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा इस कुंडली में धारा उत्पन्न होता है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अगला प्रश्न यानी 48 नंबर क्वेश्चन कहता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए नियम को लिखे। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए 2 नियम दिए। पहला कि जब किसी कुंडली के संबद्ध यानी लिंकेज चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। और दूसरा नियम उन्होंने दिया कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि C जो होता है C बराबर होता है -d∅dt, या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ C बराबर क्या कह सकते हैं d∅dt। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वतः प्रेरण को परिभाषित करें। तो इसका जवाब मैंने लिखा है कि जब कुंडली से प्रवाहित धारा का मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान में परिवर्तन होता है और कुंडल में स्वतः एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस घटना को ही स्वतः प्रेरण कहा जाता है तथा इस कुंडली को प्रेरित कहा जाता है। 50 नंबर प्रश्न है कहता है कि म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित करें। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि जब किसी कुंडली से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरे कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। जिसे कुंडली से धारा प्रवाहित होता है जिस कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है प्राथमिक कुंडली तथा जिस कुंडली में धारा प्रेरित होती है उसे द्वितीय कुंडली कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि लेंज के नियम क्या है। तो इसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। इसे ही लेंज का नियम कहा जाता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युतीय अनुनाद क्या है। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि श्रेणी क्रम LCR परिपथ में एक निश्चित आवृत्ति
पर धारा का शिखर मान महत्तम हो जाता है। इस घटना को ही विद्युतीय अनुनाद कहा जाता है। जिस कोणीय आवृत्ति पर धारा का शिखर मान महत्तम होता है उस कोणीय आवृत्ति को अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहा जाता है। या कह सकते हैं कि जिस आवृत्ति पर विद्युतीय अनुनाद की घटना होती है उसे अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि अपवर्तन के नियम को लिखिए। तो अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। आपतन कोण का मान को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उस आपतन कोण को क्रांतिकी कोण भी कहा जाता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिकी कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस पूरी घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि क्रांतिकी कोण को परिभाषित करें। तो हमने लिखा है कि जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उस आपतन कोण को ही क्रांतिकी कोण कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। शेष हम अपने अगले वीडियो में डालेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब कभी भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।